नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र रोहित त्रिवेदी। आज मैं खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम वह आपके जवाब में आपको ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने इंदौर ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कविताओं से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। वही भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, जो कि आज पार्टी के लिए तो आन बान शान है ही, वही इंदौर की आम जनता के लिए भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो हमेशा इंदौर के अच्छे और बुरे दोनों समय में हमेशा खड़े रहते हैं। तो जी हाँ, मैं आज आपसे मिलवाना चाहता हूँ ऐसे ही व्यक्तित्व से, सत्यनारायण सत्तन जी से, जिसके नाम में सत्यता है और काम में भी सत्यता है। तो गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारा इस खास कार्यक्रम वह आपका जवाब नहीं। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने राजनीति में अपने कदम रखे थे तब की भाजपा की राजनीति क्या थी, और आज वर्तमान में जो भाजपा के हालात है और रीति और रणनीति पे क्या भाजपा काम कर रही है नहीं कर रही, इसमें आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जब राजनीति में प्रवेश करने का समय था उस समय मुझे ही नहीं ज्ञात था कि राजनीति क्या होती है। 13 साल की उम्र थी। 13 साल की उम्र में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था और उस समय म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए। स्वर्गीय वैद्यराज रामनारायण जी शास्त्री मेरे वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़े थे। गोकुलदास जी भूतड़ा संघ और जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे। कुल मिलाकर के नगर में उंगलियों की पोर पर गिने जा सके इतने ही कार्यकर्ता हुआ करते थे उस समय चुनाव में पर्चियां बांटने से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई कि काका जी ये चिट्ठी, बाबा जी ये चिट्ठी, दादाजी ये चिट्ठी, भाभी जी ये चिट्ठी। वो चिट्ठी जो मतदाताओं की पर्चियां बढ़ती थी, उन पर्चियों को बांटने से राजनीति की शुरुआत हुई। समझ नहीं आता था कि राजनीति क्या थी और ये वोट क्या होता है। पहला चुनाव था, समझ नहीं पा रहे थे। और जब वो चुनाव में वो काम किया तो अनुभव हुआ। एक क्षेत्र विशेष में गए तो वहां पे धकियाए गए, चिट्ठियां लेने से इनकार कर दिया, दूर दूर आके भगा दिया, चला भगो, चेरा गया कह के। उस समय हमारा चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। तो उनके भाषा में उन्होंने कहा अरे चिरागिया होते, चिरागिया ये तो ठीक नहीं है, चिरागिया भगाओ। तो वो भी साहब वहीं से राजनीति की शुरुआत। गुरु, जब आपकी राजनीति की शुरुआत हुई तो तब इंदौर की जो राजनीति में एक जो बड़े नाम हुआ करते थे, कौन कौन आप लोग के साथ रहते थे? राजनीति में उस जमाने में जो बड़े नाम हुआ करते थे वो नाम थे, एक तो भार्गव जी थे, एक किशोरी लाल जी गोयल थे। भारतीय जनसंघ के उन नेताओं में राजेंद्र जी धारकर थे, नारायण राव जी धर्म थे, उत्सव चंद जी पोरवाल थे, गोकुलदास जी भूतड़ा थे, तिवारी जी थे और ऐसे बहुत सारे लोग थे, लालचंद जी मित्तल थे। उंगलियों की पोर पर गिने जा सकें हैं ऐसे लोग उस समय राजनीति में हमारे साथ थे। गुरुजी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। आप विश्व प्रसिद्ध कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा कि अब जो वर्तमान परिदृश्य में जो भाजपा का चल रहा है वो पुराना जो परिदृश्य था उस पर किस प्रकार का अंतर आ गया? क्या पार्टी अपनी रीति रणनीति पे आज भी कायम है या पुरानी रणनीति पे चल रही है? पुराने जमाने में जब हम राजनीति की शुरुआत कर रहे थे तो पार्टी भी शुरुआत ही कर रही थी। मुखर्जी साहब जो है कश्मीर के आंदोलन में अपने आप को खपा चुके थे और तब हमारा नारा था कि एक निशान, दो प्रधान, दो विधान, नहीं चलेंगे। वहाँ से राजनीति की शुरुआत हुई। मुखर्जी साहब नहीं रहे, उसके पश्चात हमारे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो सतत चालू कर रही और उसके पश्चात
संघ के लोग जो हमसे जुड़े या हम संघ से जुड़े, अन्योन्याश्रय संबंध रहा हमारा और संघ का, और इस अन्योन्याश्रय संबंध को लेकर के हमारी राजनीति चलती रही। लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस का वर्चस्व था, आज़ादी आई थी और लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति आग्रह था, जवाहरलाल जी के प्रति व्यामोह था। लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि अरे जवाहरलाल नहीं रहेंगे तो इस देश का क्या होगा, कौन संभालेगा इस देश को, हैं? ये कथन उस जमाने में हमारे सामने आते थे। हमारे सामने मत को प्राप्त करने की गहन चुनौतियां थी। उन चुनौतियों के बीच में खड़े होकर के हमारी यात्राएं शुरू हुई। अटल बिहारी वाजपेयी सरी के व्यक्तित्व हमें मिले और उस व्यक्तित्व ने अपने आप को पूर्ण रूप में सिद्ध करके दिखाया इस देश को। गुरु जी, एक प्रश्न मेरा यह था कि जब शिवराज सिंह चौहान 15 साल तक रहे हैं, सरकार में रहे हैं, तब आपने कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले अगर मान के चलते एक चिट्ठी उन्हें लिखी थी, वो चिट्ठी का राज क्या है? मैंने उनको चिट्ठी लिखी, कई बार लिखा उनको। तो क्या विषय रहता था कि वो चिट्ठी लिखने का? आप मतलब क्या पार्टी की किसी नीति से आप सहमत नहीं थे या? इस तरीके की बातें लिखित रूप से नहीं की जाती, जो भी की जाती है साक्षात्कार में की जाती है। पार्टी में अगर कहीं पर कोई गुणवत्ता में कमी रह गई है तो इस चर्चा को पार्टी के सदस्यों के बीच में कमेटी में रह करके ही किया जा सकता है। और उस समय चिट्ठी लिखने का वक्त ही नहीं था, हम गिनती के लोग थे। अब तुम शिवराज सिंह के ज़माने की बात कर रहे हो, तो तब तक तो बहुत गहरा पानी बह चुका था, हैं? 52 से शुरुआत होने वाला जो कार्यवाही थी वो आकर के 14 तक पहुंच गई थी, हैं? और 14 तक पहुंच गई थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी उरूस पर आ चुकी थी, उसके 3 चोले उतर चुके थे। जनसंघ से वो जनता पार्टी में आई और जनता पार्टी में जब भारतीय जनता पार्टी को संघ और पार्टी दोनों को लेकर के जब मधुलिमी और मधु दंडवते जी के द्वारा जब इस तरीके की भावनाएं पैदा की गई कि या तो आप संघ को छोड़ो तो हमारे साथ रह सकते हो, तब हमने कहा हमारे जो साथी हैं जिनसे जो हम अनुप्रेरणित होते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, उनको हम छोड़ दें, ये कदापि संभव नहीं है। बोलिए आपकी दोहरी मानसिकता है, इस दोहरी मानसिकता को छोड़ो या फिर हमारे साथ रहो। तो हमने कहा हम अपनी इस मानसिकता को छोड़ेंगे नहीं और हम आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। और तब पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी की निर्मित हुई। गुरुजी, 15 साल बाद भाजपा अपने मत से हारी और जब कमलनाथ की सरकार बनी तो बहुत सारे नारे भी चले कि हमारा नेता शिवराज माफ़ करो महाराज, इस पे चुनाव लड़ा गया। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा भाजपा ने। तो ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को एक हार का सामना करना पड़ा कि 15 साल में शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए थे उससे जनता सहमत नहीं थी, या उनकी कोई अंदरूनी नाराजगी थी इस पर? ये भ्रम है। चुनाव में नारों का होना नितांत आवश्यक होता है। माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज, इसके पीछे जो भावना थी वो क्या भावना थी? सिंधिया जी एक ऐतिहासिक परिवार से निकल करके आते हैं जो राजा महाराजाओं और मराठों को केंद्रित करने वाला परिवार रहा है, जिसके पास धन दौलत की किसी बात की कमी नहीं, सेना की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, ख्याति की कमी नहीं। उसके सामने एक किसान का लड़का अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हुआ समाज को संतुष्टिकरण की ओर ले जाता है और सारे के सारे लोग उससे पारिवारिक संबंध की स्थापना करते हुए उसे मामा की संज्ञा दे देते हैं, बच्चे मिलकर के उसे मामा की संज्ञा दे देते हैं, उसकी लोकप्रियता अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जागृत हो जाती है। उसके द्वारा दिए हुए कार्यकलापों को विरोधियों ने भी स्वीकार किया और तो और पाकिस्तान तक ने स्वीकार किया। बेटी बचाओ वाला जो नारा था सबसे पहले शिवराज ने दिया और शिवराज के उस नारे को स्वीकारोक्ति देते हुए विरोधी पार्टियों ने भी उसकी अनुशंसा की। ये उसका विवेक था, ये उसके राजनीति में पदार्पण का क्षण था और उस पदार्पण के क्षण में जो
सहानुभूति गेन करने का काम शिवराज के द्वारा किया गया, वो उसकी लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष था। और उस लोकप्रियता ने उसे मामा मामा कह करके लोगों ने उसे अपने आप में स्वीकारोक्ति प्रदान की है। और ये स्वीकारोक्ति जो लोगों ने प्रदान की है वो अपने आप में गरिमामय है। नेहरू जी को भी चाचा की संज्ञा मिली थी। चाचा और मामा में बहुत अंतर होता है, लेकिन मैं संबंधों की मीमांसा नहीं करना चाहता। लोकप्रियता के माध्यम से मिलने वाली जो उपाधियाँ जनता द्वारा प्रदत्त होती हैं, ये वो उपाधियाँ, ये पद्मश्री या पद्म विभूषण या दूसरे अलंकरण, परमवीर चक्र, ये वैसे चक्र नहीं है। ये जनता के द्वारा दिया हुआ सम्मान है, जो राष्ट्रपति सम्मान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोक मान्यता आदमी के लिए नितांत अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है। और उस नितांत अपेक्षित आवश्यकता की पूर्ति शिवराज के द्वारा की गई। उसको लोगों ने अपने परिवार का अंग मान लिया। उसने कहीं पर ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मुख्यमंत्री है। वो एक भारतीय जनता पार्टी और संघ का निकला हुआ एक सुचारू, सुव्यवस्थित, सुविचारित कार्यकर्ता के रूप में उसने काम किया। गुरुजी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उन्होंने काम किया, 15 साल में लोगों के लिए मदद की, जो काम योजनाएं लेके आए उसके लिए मदद की, लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया कि 15 साल बाद सत्ता खोनी पड़ी? क्या उनके कामों को जनता समझ नहीं पाई? जनता ने भरपूर सहयोग किया। सरकार 7 वोटों से हारी, 7 सीटों से 8 सीटों से सरकार हारी। ये हार नहीं है। हार तो वैसे एक सीट पर भी हो जाए तो हार है, लेकिन ये हार नहीं, राजनीतिक विद्वेष का परिणाम है। और कहीं ना कहीं पर हमारी जो शिथिलता थी उसका परिणाम है। उस शिथिलता के परिणाम स्वरूप सरकार चली गई, और सरकार चली गई तब लोगों के मन में शिवराज सिंह के प्रति आदर का भाव कम नहीं हुआ। आज भी नहीं है। लोग प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन इस स्नेह और प्रेम को बरकरार रख पाने में केवल आप ये मानते हैं कि सरकार का ही महत्व है, तो बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष में रह करके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्र में जो कमाई की, वो लोक मान्यता हिंदुस्तान में कितने लोगों को मिली? 2 ही लोग लोकमान्य हुए। एक तो लोकमान्य तिलक हुए, दूसरे लोकमान्य अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जिन्होंने राजनीति में सबने स्वीकारोक्ति दी, चाहे वो उनका विरोधी रहा। तो शिवराज की जो गतिविधियां थी वो अटल बिहारी प्रेरित गतिविधियां थी। समाज को अपना करके, अपना बना करके चलने की गतिविधियां थी। वो किसी उच्च वर्ण से जुड़ा हुआ या किसी अहम से लदा हुआ या किसी अलंकरण को लेकर के आया हुआ व्यक्तित्व नहीं था। गुरुजी, जब कमलनाथ सरकार आई तो शिवराज सिंह चौहान और आपके पार्टी के शीर्ष नेता भी ये बोलते हुए नजर आते थे कि हम लोग सरकार नहीं गिराएंगे, हम सरकार नहीं बनाएंगे, हमको जनता ने जो मत दिया हम उसी में खुश हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि होली के समय हमारी पार्टी ने कभी नहीं कहा ऐसा। हमारी पार्टी ने ऐसा कभी नहीं कहा। ये कहा कि बहुत सारे लोग आकर के इस सरकार को गिराने की प्रेरित रख रहे हैं, हमारे पास इतनी संख्या है कि हम वापस सरकार बना लेंगे। सरकार गिराने का काम तो उन्हीं के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा कि हम सरकार बना लेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। ये सरकार थोड़े दिनों की है, हम सरकार गिराने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। इन्होंने बहुत कहा कि ये तोड़ रहे हैं, रुपया दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। किसको रुपया दिया? महाराज साहब को क्या रुपया दिया है हमने? वो तो खुद दूसरों को कुछ ना कुछ दे करके पाल लेते हैं, उनको कौन पालेगा भाई? है तो ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन नहीं था और ना कदापि रहा। लेकिन गुरुजी, ये शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कई बार, अभी उन्होंने जो वर्चुअल रैली करी उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश हो और हमने सरकार गिरा दी। कई चैनलों पर ये शब्द विन्यास है जी। हमने सरकार गिरा दी, तुमने गिरा दी, शिवराज ने गिरा दी सरकार, सिंधिया ने गिरा दी सरकार, शिवराज के सहयोग से गिरा दी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से गिरा दी सरकार शिवराज ने या भाजपा ने नहीं गिराई। भाजपा पे ये कलम मत थोपो आप कि उनने सरकार गिराई। कांग्रेस ने ही कांग्रेस को मारा। ये आपका चिंतन जो है ये बाजारू चिंतन हो सकता है, सहज चिंतन हो सकता है, लेकिन जो यथा स्थिति है, सत्य है, यथार्थ है, उसको नहीं भूलना चाहिए।
और रहा प्रश्न इस बात का कि हम सरकार में आ जाएंगे तो राजनीति करते हैं, भुट्टे तो नहीं बेचते, सरकार बनाने के लिए राजनीति करते हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, या कोई भी अन्य पार्टियां, बसपा हो, सब मिलकर के ये चाहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए, हमारी विचारधारा जो है समाज में प्रेरित हो जाए। लेकिन जो सबको साथ लेकर के चलने की भावना रखते हैं, जो इस बात का नारा देते हैं कि सबका साथ, तो उस सबके साथ में सभी का विकास है ना। विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो किसी एक के कारण नहीं होगी, सभी के कारण होगी। और जब सभी लोग मिलकर के विकास की ओर प्रेरित होंगे तो निस्संदेह उन्नति के सोपान को कोई रोक नहीं पाएगा। गुरुजी, सबको पता है, इंदौर ही नहीं पूरे देश को पता है कि जब सत्यनारायण सत्यन जी जब बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं। यदि पार्टी में कुछ गलत होता है तो भी उसको मुंह पे बोलने की उतनी ताकत रखते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब पार्टी की स्थितियां ऐसी थी, जब वो विपक्ष में थी और एकाएक होली के दिन सिंधिया जी जब अपने सारे विधायकों को छोड़कर बेंगलुरु लेकर गए, तो पार्टी की मानसिकता क्या थी कि ऐसा तोड़ के हमें सरकार बनाना है। आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं, हमें तो सरकार बनाना था, लेकिन क्या इस तरह से पार्टी को सरकार बनाना था कि सिंधिया सारे विधायकों को लेकर आ जाए और बीजेपी पूरी पार्टी सरकार बना ले मध्य प्रदेश के? ना तो भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी से ये कहा था कि तुम छोड़ करके हमारे यहाँ आ जाओ, और ना सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को ये कह करके शरण मांगी थी। सिंधिया जी ने अपने आप को कांग्रेस से अलग इसलिए किया कि उनकी अवमानना हुई। उस अवमानना से क्षुब्ध होकर के व्यथित होकर के अपमान के घूंट को पचा नहीं पाने के परिणाम स्वरूप उन्होंने उसको तिलांजलि दी, और तिलांजलि दे करके भाजपा में आकर के अपने आप को सम्मिलित किया। जब भाजपा में सम्मिलित किया और 24-22 विधायकों सहित सम्मिलित किया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या तो बढ़नी थी, साधारण सा गणित है। जब उनकी संख्या इतने सारे लोगों के कारण जब बढ़ गई तो सरकार बनना निश्चित है, बदल गई सरकार। तो आपका प्रश्न मुझे इस परिप्रेक्ष्य में ये जायज नहीं लगता कि हमने प्रयत्न पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया, वो अपनी स्वेच्छा से आए। गुरुजी, 22 विधायक अब आ गए हैं, सरकार बन गई है, सब कुछ सही हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह से व्यक्ति को एकदम से पार्टी छोड़कर आना, फिर दूसरी पार्टी में जाना, आपको लगता है कि विचारधारा एक दूसरे टकराएगी आगे जाकर? राम जी को वनवास हुआ, वो भटक रहे थे। सुग्रीव से मित्रता करवाई हनुमान जी ने, सुग्रीव से आगे बढ़कर के मित्रता की रघुनाथ जी ने, विभीषण से नहीं की। विभीषण खुद शरण में आया था। अब मैं राजनीति के इस तेवर को किसी व्यक्ति विशेष के नाम से मंडित करके एक इशारा किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं करना चाहता। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि भगवान राम ने सुग्रीव से स्वयं अपनी आगे बढ़कर के मित्रता स्थापित की थी, हैं, लेकिन विभीषण से आगे बढ़कर के मित्रता स्थापित नहीं की। विभीषण स्वयं अपनी राम की शरण में आया। अब आप इसको अन्यथा लें, ये आपके सोच पर डिपेंड करता है। मेरा सवाल तो, मेरा जो उदाहरण है वो अपने आप में परफेक्ट है। गुरुजी, विभीषण को लेके काफी राजनीतिक बवाल में मचा। शिवराज सिंह चौहान ने भी बोला कि विभीषण का होना बहुत जरूरी था, अगर विभीषण नहीं होते। और शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि अगर ये विधायक नहीं होते, सिंधिया नहीं होते, तो क्या मामा इस मध्य प्रदेश में वापस स्थापित हो पाता? ये संयोग है ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये संयोग है। कोई प्रेरित कर सकता है ज्योतिरादित्य जी को कि तुम ऐसा कर लो, वो वही करेंगे जो उनके अंतर मन में विचारोत्तेजकता के साथ में प्रतिफलित होगा, जो उनके मस्तिष्क में आया। कोई अपनी अवमानना नहीं सहन कर पाया। राजवंशी है वो, उनका मान है, सम्मान है, इतिहास में दर्ज है उनका खानदान। उनकी दादी ने इस पार्टी को सींचा है, पुष्पित किया है, पल्लवित किया है, आदरणीय रही है, प्रणम्य रही है, पूज्या रही है, आराध्या रही है। हमारे बड़े से बड़े नेताओं ने उनका सम्मान किया और संपूर्ण पार्टी ने माँ की तरह उनका सम्मान किया। राजमाता जी इतनी पवित्र और पावन थी, उन्होंने कभी उनके पास राजमद नहीं था।
वो बड़े प्रेम प्यार स्नेह और दुलार से कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ जाती थी। मैं तो उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पर सरसंघ चालक के अभिभाषण में उनके एक बौद्धिक समारोह था गांधी हाल में। राजमाता जी देर से आई, वो कितनी अनुशासन प्रिय थी ये मैं कह सकता हूँ। एक बड़े बड़े साम्राज्य की साम्राज्ञी होने के बावजूद भी वो जब इतनी देर से आई, भाषण चालू हो चुका था, 5-7 मिनट हो चुके थे, सारे कार्यकर्ता भाषण में लगे हुए थे। उन्होंने वो जो अंदर के हाल का गेट है गांधी हाल के, वहीं पर उन्होंने अपना स्थान, वहीं पर लोगों ने अपने पदत्राण खोल रखे थे। वो राजमाता जी इतनी महान थी कि उन्होंने नियमों का पालन करते हुए उसी स्थान पर अपने आप को अवस्थित कर लिया। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने हमें सिखाया है कि अनुशासन क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो गुरुजी इसमें ये है कि आप राजनीति के कुछ शीर्ष नेतृत्व में रहे, हमेशा आपका पार्टी अच्छा बुरा सबको मान के चलती है, लेकिन सिंधिया जी ने जिस तरह से पलटी मारी है, तो क्या वो बीजेपी के भी भविष्य में रह पाएंगे? इसकी मतलब बीजेपी की क्या गारंटी है कि वो रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे? अभी जैसे आपने देखा कि मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, वही बड़ा मुश्किल हो पाया। अब विभाग को बंटवारे को लेके रस्साकसी चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान एक तरफ हो गए गुट में और सिंधिया जी का गुट अलग चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान और मलाईदार पद जिनके कारण हमें प्रभुता मिली है, उनका सम्मान यथोचित रहे ये भी सामने वाले तक पहुंचाना, ये खबर भी जहां से वो निकल करके आए हैं कि तुमने इन्हें अपमानित किया, हम इन्हें सम्मानित कर रहे हैं। इस बात पर अगर दो लोग मिलकर के विचार कर रहे हैं और उस निष्कर्ष को निकाल रहे हैं, तो प्रतिभा की कमी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन आगंतुक का सम्मान रखना और अपने पार्टी के महनीय लोगों को भी सम्मानित कर पाना, ये दोनों समस्या की उलझन को सुलझाने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के जिसे आप उलझन मान रहे हैं या ये मान रहे हैं कि ये ऐसा है जिसमें गुत्थी, जब विचार मंथन होता है तो कहीं कहीं पर तर्क, कहीं पर कुतर्क भी आ जाता है। जिसे हम कुतर्क कहते हैं, होता वो तर्क ही है, लेकिन हमारी समझ से बाहर होता है, तो बोले तो कुतर्क क्यों कर रहे हो? तो कुतर्क और तर्क के बीच में अंतर। लेकिन जो लोग आए हैं जिनके कारण आपको महनीयता प्रारंभ हुई है, वो उन्हें सम्मान देने की बात है। उन्हें यथोचित सम्मान देने के लिए बार बार बैठकें हो रही है। उन्हें अपने सम्मानितों का भी ध्यान रखना है, जो वर्षों से कमल ध्वज को अपने कंधे पर उठा करके भारतीय जनता पार्टी का यशगान कर रहे हैं और उनके गुणों से समाज को परिचित करवा रहे हैं। पर गुरुजी वर्तमान में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आप नहीं, अब आपका प्रश्न शेष है। अभी अब आया प्रश्न शिवराज की अवमानना का। शिवराज की कोई अवमानना नहीं हो रही, वो क्षुधित है, क्षुब्ध है। वो राह निकालना चाहता है कि इस सामंजस्य में, इस गठन में, इस मिलन में दोनों का संतोष पर्याप्त हो जाए। वो अपनी मर्यादा के साथ में दौड़ लगा रहा है कि कहीं ना कहीं से हल निकले, और हल निकले तो मुख्य, जब कप्तान है, टीम हारती है तो कप्तान के माथे पे हारती है, और कब टीम जीतती है तो कप्तान कप ग्रहण करता है। तो जब कप्तान ने कप ग्रहण किया है तो इन पीड़ाओं को भी झेलना उनका दायित्व है। इसलिए वो लगातार अपनी मीमांसा में लगा हुआ। तो आपको लगता है कि वो बार बार बोल रहे हैं कि शिव को विष पीना पड़ता है, तो क्या ये विष है? लेकिन विष तो है, विष तो है, उसे अवमानना होती है ना। जब वो जनता के द्वारा निरूपित किया हुआ मुख्यमंत्री था तब तो ऐसी अवमानना नहीं होती थी, लेकिन ये अवमानना हो रही है उस हल को निकालने के लिए। ये जा रहे हैं उस हल को जानने के लिए, उसे अवमानना मानना ही नहीं चाहिए। एक पार्टी के कार्यकर्ता के सामने अगर उसकी कोई क्रिया चल रही है उसी समस्या को हल करने के लिए, और उसका निष्कर्ष नहीं आ रहा है, अगर उसका निष्कर्ष नहीं आ रहा है तो वेट, प्रतीक्षा करो।
वो प्रतीक्षा करना है तो ऐसा थोड़ी कि उसकी अवमानना हो रही है। प्रतीक्षा करो। पार्टी के कार्यकर्ता जब मंत्रिमंडल में शिवराज बैठते हैं या पार्टी के किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए शिवराज बैठते हैं तो पार्टी का कार्यकर्ता भी तो इसी तरीके से आवागमन करता है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। जब पार्टी के टिकटों का निर्णय होता है तब टिकटार्थी जो है वो किस तरीके की व्याकुलता लेकर के दौड़ते हैं। ठीक वही व्याकुलता शिवराज जी लेकर के दौड़े। पर गुरुजी, आपको लगता है कि जो ये मंथन चल रहा है तो मंथन से तो विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, तो क्या अमृत क्या सिंधिया जी उनके 22 विधायक पी जाएंगे और विष क्या सारे बीजेपी के सारे नेता पी जाएंगे? ऐसा हो सकता है? विष पिया है तो अमृत का त्याग हो ही गया है। जिन लोगों ने विष पिया वो देव रहे और जिन लोगों ने अमृत पिया वो देव रहे और जिन लोगों ने विष पिया वो महादेव रहे। तो देव और महादेव की वो वार्ता यहाँ पर लागू नहीं होती। ना यहाँ पर अमृत है ना विष है। यहाँ पर अपनी बात को मनवाने का भाव जो है प्रबुद्ध रूप से परिलक्षित हो रहा है। अपनी बात कौन मनवाएगा? भाजपा तो मनवा चुकी है इस प्रदेश में 15 बरस, और फिर भी विरोध हुआ तो केवल 7-8 सीट के अंतर पर हुआ। तो कोई विरोध की जो थी शक्ति वो उतनी प्रबल नहीं थी कि घना विरोध हो। ऐसे में ये जो बदलाव के क्षण आए, इन बदलाव के क्षणों में हम सोचते हैं कि उसकी अवमानना हो रही है, उसका वो हो रहा है। ये परिस्थिति विशेष का चक्र है जिसमें हर आदमी अपने अभिनय को, अपने कर्तव्य को, अपने पात्रता का निर्वहन कर रहा है। पर गुरुजी, इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से वो पार्टी के हित में आए हो, बीजेपी को लगता है कि हमारी पार्टी का हित अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो पार्टी का हित पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है, नेताओं के माध्यम से नहीं होता। नेता सुख पाने के लिए होते हैं, कार्यकर्ता उन्हें सुख पहुंचाने के लिए होते हैं। वो सुख जिन्हें आप सुख कहते हो वो हमारी विचारधारा को पूर्ण रूपेण लागू करने के लिए किया जाने वाला उपक्रम है। अब उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सुख पा रहे हैं, ये अमृत पी रहे हैं, ये विष पी रहे हैं। ये शब्दमय विष और अमृत है। कटुता, मान्यता, अवमानना, मान और अपमान, यही अमृत और विष है। मान और सम्मान, सम्मान मिल गया अमृत मिल गया, अपमान हो गया विष मिल गया। अब इसमें कौन अपमानित है, कौन सम्मानित है, किसने विष पिया है, किसने अमृत पिया है? एक और मेरा सवाल था गुरुजी आपसे कि जब इंदौर की बात आती है, जब बीजेपी सरकार में थी 15 साल रही, इसके पहले विधायक महेंद्र हाटिया स्वास्थ्य मंत्री रहे, उसके बाद से लगातार जो है कोई भी यहाँ पर मंत्री नहीं रहा। बार बार रमेश मेंदोला को लेकर नाम आया कि रमेश मेंदोला इस बार विधायक, इस बार मंत्री बन जाएंगे, इस बार मंत्री बन जाएंगे, लेकिन इस बार फिर वही सब हुआ जो पहले हुआ था। इंदौर को फिर मंत्री नहीं मिल पाया। और जब उषा ठाकुर का नाम आया तो उन्हें ऐसा कह दिया कि धार संसदीय क्षेत्र की मंत्री है, वो इंदौर की नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है? क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? विधानसभा क्षेत्र महू लोकसभा क्षेत्र धार का अंग है। बेशक विधायक उषा इंदौर की निवासिनी है। महू इंदौर जिले की तहसील है और विधानसभा की सीट है। इंदौर में विधानसभा की सीट है और लोकसभा में वो उसमें है। तो यहाँ से विधानसभा का चुनाव होगा तो वो उस तहसील के विधायक होने के नाते मंत्री बनी। इससे इंदौर की महू सीट और धार इलाका दोनों लाभान्वित होगा।
इसमें जो है क्रमागत विकास नियम है। दो जिले लाभान्वित हो जाएंगे उसमें एक विधायक से। इंदौर की रहवासी है इसलिए इंदौर की भी है वो, और विधायक महू से इसलिए महू जो धार का क्षेत्र है उसमें भी दखल है उसका। गुरुजी थोड़े दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि उषा ठाकुर को जिताने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, मैं आधी रात को भी जाता था, वहाँ सेटिंग करके आता था, मैंने इतने पैसे खर्च करे, उषा ठाकुर को पता नहीं था, 3 नंबर में उनकी स्थिति बेहद खराब थी तो मुझे उन्हें महू भेजना पड़ा। तो इस तरह का जो बयान आया विजयवर्गीय जी का, इसमें क्या सच्चाई है? क्या बीजेपी ने वो चुनाव पैसों से जीता है, या फिर उषा ठाकुर जो वहाँ की नहीं थी इसलिए लोगों ने पसंद नहीं कर रहे थे, या सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के हस्ते वो जीती हैं? क्या सच्चाई क्या है? उषा ठाकुर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो बांट करके चुनाव जीत ले, क्योंकि मैं वैयक्तिक रूप से उसके परिवार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, एक बात। और मान लो उसके पास इतने पैसे भी हैं तो वो लड़की जो है राष्ट्र की भावना से उत्प्रेरित होकर के कार्य करने वाली है, उसके खानदान का ये रसूख रहा है, उसके पिता भी इस बात के प्रमाण रहे। तो वो लड़की पैसे वैसे तो बांटेगी नहीं। अब रहा कैलाश जी के द्वारा कही हुई बात का प्रश्न, तो वो कितना सत्य है ये मैं कैसे जानूं या आप कैसे जानो? सत्य तो वही है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि वो महू से 2 बार जीते, उन्होंने महू पर अपना वर्चस्व स्थापित किया, वहाँ पर उनके लोग भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, बहुत सारे उनके उपकृत भी हैं। तो निस्संदेह पार्टी के लिए उन्होंने ये सब किया होगा, और किया होगा तो गिनाने की क्या जरूरत है। आप तो राष्ट्रीय दायित्व को लेकर के भारतवर्ष में घूमते हैं, तो आपका तो दायित्व था, करना ही था। आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कभी भी किसी के लिए ही कर सकते। मारवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी नहीं दे रखी थी नहीं, समय चुनाव। हाँ, तो दायित्वों का निर्वहन तो करना ही पड़ता है, किया उन्होंने। एक चीज उन्होंने और बोली थी कि उषा ठाकुर की जो स्थिति है विधानसभा चुनाव वहाँ पे अच्छी नहीं थी, लेकिन उसी सीट से जो है उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय जीत गए। तो क्या पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, या उषा ठाकुर की स्थिति ठीक नहीं थी, या कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चेहरे पर वहाँ 3 नंबर में आकाश को चुनाव जिता दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक नेता जब अपनी राजनीति करता है और दूसरी बार जब मैदान में आता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको वो संतुष्ट नहीं कर पाया, वो उसके विरोधी हो जाते हैं। तो स्थिति अच्छी नहीं है, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो संतुष्ट है वो बोलते ही नहीं कि नहीं हमें तो संतोष है अपने प्रतिनिधि से, हमें तो संतोष है अपने प्रतिनिधि से, ऐसा बोलते नहीं। वो जो असंतुष्ट हैं वही नारा लगाते हैं, और जब वो नारा लगाते हैं तो दिखता है कि असंतोष है, असंतोष है, असंतोष है। कमोबेश 3 नंबर में अगर ये कहा गया कि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो किसी भी स्थान पर ये नियम तो लागू होता ही है। यहाँ पे खम ठोक करके खड़े थे कि 1 नंबर में स्थिति बहुत ठीक है, और ठुका गए। तो ठीक को ठुकाने में देर थोड़ी लगती है, और ठुकाए को ठीक होने में देर नहीं लगती। जो ठुकेगा वही ठाकुर होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत ठुकी है, बहुत बार गर्दनें डाल डाल के निकली है, बरसों, कई चुनाव में उसने पराजय का मुंह देखा है, तब जाकर के इस विजयश्री के नज़दीक आकर के खड़ी हुई है। इसके बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं उसमें, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के संघर्ष जुड़े हुए हैं उसमें, हैं। और ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में आज भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी है, विश्व की वो पार्टी है जिसके पास कार्यकर्ता है, श्रमिक नहीं। श्रमिक को पैसे देना पड़ते हैं, कार्यकर्ता जेब से लगा के कर लेता है। गुरुजी इसी से जुड़ी कुछ बातें और हैं, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, कि कार्यकर्ता सींचता है, पसीना बहाता है, लेकिन अब जो ऐसा हो रहा है कि बीजेपी सब कांग्रेस के लोग अधिकतर आ रहे हैं,
तो कार्यकर्ताओं ने जो इतने सालों से झंडा उठाया, बीजेपी का प्रचार प्रसार किया, जहां पार्टी ने जिम्मेदारी दी वहां गए, आपको भी कई जिम्मेदारी मिली, सभी नेताओं को मिली, तो ऐसा नहीं लगता आपको कार्यकर्ता अंदरूनी तौर पर नाराज हो रहे हैं? अब बात सावेर की ही, तुलसी सिलावट को बोला कि चुनाव जिताना है, लड़ाना है, तो राजेश सोनकर को वहाँ पे जिला अध्यक्ष बना दिया गया। अच्छा विचार है आपका, ये ठीक प्रश्न है। पार्टी ने अपने मानकों को छोड़ा है। जिस पार्टी का विराट व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट खरीदने से इनकार करके संसद को ठुकरा दे, वो पार्टी 22 आदमियों को स्वीकार करने लग गई है। ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों के बीच में कार्यकर्ता का नुकसान होना नितांत अपेक्षित है, क्योंकि ये आने वाले लोग उन कार्यकर्ताओं के हितों पर काबिज होंगे जो उसके योग्य थे, जो लगातार झंडा उठा करके परिश्रम करके विचारधारा को समझाते हुए क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे। अब इधर उधर से आने वाले लोग जो हैं उनके हितों पर उठाना काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की मनोबल को तोड़ने वाली मनोबल तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का तोड़ना बहुत मुश्किल है। जो देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, आज कुछ लोग जो बाढ़ में बह करके आ जाते हैं, कुछ लोग जो संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बढ़ करके आ जाते हैं, कुछ लोग जो आदान प्रदान की प्रक्रिया से प्रेरित होकर के आ जाते हैं, कुछ जो लाभार्थी होते हैं वो आ जाते हैं। उनका क्या है, वो चाहे जिस सिनेमा में बैठ के टिकट ले सकते हैं और किससे देख सकते हैं, तो वो दर्शक होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते। कार्यकर्ता असल में वही होता है जो अपने कर्तव्य की निष्ठा के साथ बराबर जुड़ा रहता है, उसे वो दर्ज होता है और जो काम दिया जाए उसे अंजाम तक पहुंचा करके ही सूचित करता है कि मैंने अपना काम सफलतापूर्वक किया। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर ही अपना प्रधानमंत्री बैठाती है, अपना मुख्यमंत्री बिठाती है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अबाउट हो जाएगा उस दिन ये ग्लैमर टूट जाएगा। एक आखिरी प्रश्न था गुरुजी मेरा कि रमेश मेंदोला को लेके ब्राह्मण समाज भी नाराज है कि उन्हें बार बार जो मंत्री नहीं बनाया जाता है, वो बार बार क्यों अपेक्षा रमेश मेंदोला की जाती है? ब्राह्मण ने कोई आंदोलन नहीं किया, ब्राह्मण समाज ने कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई। सोशल मीडिया पर नहीं, पर कोई सोशल मीडिया और ब्राह्मण समाज करे क्या? प्रश्न राजनीति का है, समाज का नहीं है, ब्राह्मणों के हित का नहीं है। और मेंदोला केवल ब्राह्मणों का हितैषी है ऐसा भी नहीं है, वो पूरे समाज का हितैषी है। वो क्षत्रिय की कन्या के विवाह भी करवा देता है और निम्न वर्ग के लोगों की कन्याओं का विवाह भी करा देता है, ब्राह्मणों की कन्या का विवाह भी करा देता है। जो निर्धन है, निरीह है, उपेक्षित है, उसकी सेवा करता है। तो मेंदोला को केवल ब्राह्मण कह करके उसमें बांध देना और ब्राह्मणों को उससे संश्लिष्ट कर देना, ये बात मेरे समझ से बाहर आती है। ब्राह्मण अगर जिद पर आता है तो पलटी करता है, लेकिन ब्राह्मण ने उसको कभी भी इस तरीके से सोच समझ को अपने व्यवहार में नहीं लिया। ये राजनीति का विद्वेषीकरण है, उसके परिणाम स्वरूप मेंदोला को हटाया गया। मेंदोला को लिया जाना चाहिए था। प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले आदमी की अवहेलना पार्टी करती है। मैं कहता हूं कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वही सर्वोपरि है। मेंदोला की तो प्रशंसा करना चाहिए जो इसके इतनी अवहेलना के पश्चात भी पार्टी का झंडा उठा करके घूम रहा है और उसके द्वारा निर्देशित किए हुए कार्यक्रमों का निर्वहन कर रहा है वो लड़का। अगर वो उसका निर्वहन करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो पार्टी को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो राजनीतिक द्वेष और विद्वेष, रागात्मक और विरागात्मक गतिविधियों का जो सम्मिश्रण होता है वही मिक्सचर होता है और उस मिक्सचर में कहीं ना कहीं हितों के अहित की भावना पैदा होती है, वो पार्टी को नीचे ले जाती है। और वो विद्वेष होता है जो परस्पर कबड्डी में देखा जाता है कि टांग पकड़ के पाले के बाहर करो। ये जो प्रक्रिया राजनीति में चलती है ये उसका शिकार हुआ है। लोगों ने जानबूझ करके उसके साथ किया है। ऐसा शीर्ष नेतृत्व
शीर्ष नेतृत्व के पास क्या ये जानकारी गई कि ये किसी ने शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पर हर बस्ती के दरवाजे पे काकड़ पे एक भैरू बैठते हैं कि नहीं? काकड़ भैरू कहते हैं ना उनको कि ये भैरू जी काकड़ के भैरू जी हैं। तो ये जो काकड़ के भैरू जी सभी स्थानों पर बैठे हुए हैं, ये जो काकड़ भैरू हैं ये इनकी कृपा का परिणाम। तो ये थे हमारे राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सतनी, जिन्होंने हमारे हर प्रश्नों का जवाब तीखे जवाब में, तीखे उत्तरों में भी दिया और बहुत सरलता से भी दिया। और इनका मानना है गुरुजी का कि जो भी पार्टी करती है वो कार्यकर्ताओं के हित में करती है, समाज के हित में करती है और भाजपा के हित में करती है। तो आज हम इसी कार्यक्रम में आपसे अलविदा रहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।